क्या आपने कभी सोचा है कि एक औरत जो हर दिन माँ, पत्नी, बहन और बेटी के कई किरदार निभाती है, वो असल में कौन है? या फिर क्यों समाज को आज भी एक आजाद और आत्मनिर्भर स्त्री से डर लगता है? ओशो कहते हैं, स्त्री को तुमने कमजोर नहीं बनाया, तुमने उसे डराया है। अगर वो अपने भीतर की शक्ति को जान ले तो कोई पुरुष उसे कभी नियंत्रित नहीं कर सकता। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो हर औरत को उसकी असली पहचान से जोड़ती है और हर पुरुष को यह समझने में मदद करती है कि स्त्री कोई कमजोर जेंडर नहीं बल्कि चेतना की पराकाष्ठा है। द बुक ऑफ वुमन ओशो की वो क्रांतिकारी किताब है जो समाज, पितृसत्ता, विवाह, प्रेम, मां बनने और स्त्री की यौन स्वतंत्रता जैसे विषयों को बिल्कुल नए नजरिए से देखती है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि ओशो की नज़र में एक सशक्त स्त्री कैसी होती है और कैसे हम एक नया समाज बना सकते हैं जहां स्त्री केवल सहनशील नहीं बल्कि निर्णायक शक्ति हो, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चैप्टर 1, स्त्री एक रहस्य न कि समस्या। जब भी समाज स्त्री की बात करता है तो दो ही छवियां सामने आती हैं, एक त्यागमयी देवी और दूसरी एक भटकाव की वजह। लेकिन क्या कोई औरत वास्तव में सिर्फ इतना ही होती है? ओशो इस अध्याय में सबसे पहले इस भ्रम को तोड़ते हैं। वह कहते हैं कि स्त्री कोई समस्या नहीं है जिसे हल किया जाए, वह एक रहस्य है जिसे समझने की जरूरत है। समाज की चालाकी। हमने तुम्हें बनाया है। हजारों वर्षों से पुरुष प्रधान समाज ने स्त्री को इस तरह ढाला है कि वह खुद को अपनी इच्छाओं, सपनों और स्वतंत्रता के योग्य ही न समझे। उसे यही सिखाया गया, तुम्हारा धर्म है सेवा करना, सहना और समर्पित रहना। ओशो कहते हैं कि यह सिर्फ संस्कार नहीं, एक गहरी साजिश थी। स्त्री को ऐसा बना दिया गया कि वह अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान ही न सके, न उसकी ऊर्जा, न उसकी चेतना, न उसकी स्वतंत्रता। सहजता बनाम संस्कार। ओशो के अनुसार स्त्री का स्वभाव पुरुष से अधिक सहज और स्वाभाविक होता है। वह प्रेम, करुणा और सौंदर्य की प्रतिनिधि है, लेकिन जब उसे संस्कारों, धर्मों और मर्यादाओं की बेड़ियों में बांध दिया जाता है तो वही सहजता दब जाती है। यहाँ ओशो एक जरूरी बात कहते हैं, अगर स्त्री को उसके मूल रूप में जीने दिया जाए तो वह पुरुष से कहीं अधिक आध्यात्मिक हो सकती है, क्योंकि उसका अंतर्मन खाली है, ग्रहणशील है, तैयार है। डर की जड़। क्यों डरता है पुरुष? ओशो बताते हैं कि पुरुष का डर सिर्फ स्त्री की सुंदरता या उसकी देह से नहीं है, उसका डर है स्त्री की अंतर्दृष्टि और स्वाभाविक शक्ति से। पुरुष जानता है कि अगर स्त्री ने खुद को पहचान लिया तो वह उसके बनाए हुए ढांचे, धर्म, विवाह, मर्यादा, परंपरा सबको चुनौती दे देगी। इसीलिए समाज ने उसे कमजोर, अधूरी और पुरुष पर निर्भर बनाने की हर संभव कोशिश की। तो क्या करें? ओशो कोई समाधान नहीं देते। वे कहते हैं, स्त्री को बदलने की जरूरत नहीं है, स्त्री जैसी है वही पर्याप्त है। अगर कोई चीज बदलनी है तो वह है तुम्हारा नजरिया, तुम्हारा दृष्टिकोण। यह अध्याय हमें भीतर झांकने के लिए मजबूर करता है, खासकर उन सामाजिक नियमों पर जो हमने बिना सवाल किए मान लिए। अगर स्त्री को किसी सुधार की जरूरत नहीं तो क्या माँ, पत्नी या प्रेमिका के पारंपरिक रोल भी बदले जाने चाहिए? और क्या ये बदलाव समाज सह पाएगा? जवाब मिलेगा अगले अध्याय में, जहां ओशो बात करते हैं स्त्री और पुरुष के रिश्तों की असली जटिलता और सच्चे प्रेम की पहचान पर। चैप्टर 2, स्त्री और पुरुष, प्रेम या सत्ता का संघर्ष। क्या स्त्री और पुरुष के रिश्ते केवल प्रेम पर टिके हैं या इनके भीतर कोई गहरी खींचतान, कोई सत्ता संघर्ष छिपा है जिसे हम देख नहीं पाते? ओशो इस अध्याय में बहुत ही बेबाक ढंग से इस सवाल का सामना करते हैं, और जो जवाब सामने आता है वह हमारे परंपरागत सोच को हिला देता है। प्रेम, दो आत्माओं का मिलन या एक दूसरे पर अधिकार। ओशो कहते हैं कि अधिकांश रिश्ते प्रेम नहीं बल्कि स्वामित्व पर आधारित होते हैं। एक पुरुष जब किसी स्त्री से प्रेम करता है तो वह अक्सर उसे अपनी चीज बना लेना चाहता है, और स्त्री जिसे बचपन से ही समर्पण सिखाया गया है वह उस बंधन को ही प्रेम समझने लगती है। सच्चा प्रेम तब होता है जब दोनों स्वतंत्र हों और फिर भी एक दूसरे के साथ रहना चाहें। ये पंक्ति ओशो की दृष्टि को बहुत साफ कर देती है। प्रेम नियंत्रण नहीं, स्वतंत्रता है। विवाह,
सामाजिक सुरक्षा या आत्मा की कैद। ओशो विवाह को एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, एक ऐसा अनुबंध जो अक्सर प्रेम के बिना निभाया जाता है। वह पूछते हैं, क्या आपने कभी देखा है कि विवाह के बाद प्रेम क्यों घटने लगता है? क्योंकि वहां से रिश्ते में मालिकाना हक आ जाता है। स्त्री को पति की सेवा, मर्यादा और वफादारी की कसौटियों पर कसा जाता है, भले ही वहां प्रेम अब न हो। पुरुष को एक मालिक की तरह देखा जाता है और स्त्री को घर की इज्जत की तरह। यह संरचना न प्रेम को बढ़ने देती है, न व्यक्तित्व को खुलने देती है। ईर्ष्या, असुरक्षा और पितृसत्ता की बुनियाद। ओशो कहते हैं कि पितृसत्ता का जन्म प्रेम से नहीं, पुरुष की असुरक्षा से हुआ है। उसने स्त्री को घर में बंद किया ताकि वह आश्वस्त रह सके कि बच्चे उसी के हैं और स्त्री सिर्फ उसी की है। स्त्री की स्वतंत्रता को सबसे बड़ा खतरा उसी पुरुष को लगता है जो खुद भीतर से असुरक्षित है। इसलिए आज भी जब कोई स्त्री आत्मनिर्भर होती है, अकेले जीना चाहती है या अपने जीवन के निर्णय खुद लेना चाहती है, तो समाज उसे असभ्य, असुरक्षित या चरित्रहीन कहने लगता है। तो फिर क्या प्रेम संभव है? ओशो का उत्तर स्पष्ट है। प्रेम तभी संभव है जब पुरुष और स्त्री एक दूसरे की आज़ादी का सम्मान करें, जब न कोई मालिक हो न कोई गुलाम, जहां दो पूर्ण व्यक्ति मिले, अधूरे नहीं। अगर विवाह और सामाजिक रिश्ते हमें बांधते हैं, तो क्या मां बनना भी एक सामाजिक भूमिका है जो स्त्री को उसके भीतर के विकास से दूर कर देती है? क्या मातृत्व भी प्रेम है या वह भी समाज द्वारा तय की गई एक और भूमिका? जवाब मिलेगा अगले अध्याय में, जहां ओशो बात करते हैं मातृत्व, त्याग या विकल्प। अध्याय 3, मातृत्व, त्याग या विकल्प। जब भी हम एक आदर्श स्त्री की कल्पना करते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में आता है मां। औरत के चरित्र को समाज ने जैसे मां की भूमिका में बांध दिया है। लेकिन क्या मां बनना हर स्त्री की मंजिल है, या यह सिर्फ समाज की एक और उम्मीद है जिसे उसने प्रेम और त्याग का नाम देकर पवित्र बना दिया? ओशो इस अध्याय में इसी सबसे संवेदनशील विषय को छूते हैं, बिना किसी झिझक, बिना किसी संकोच के। मां बनना जैविक प्रक्रिया या आध्यात्मिक जिम्मेदारी? ओशो कहते हैं मां बनना सिर्फ एक शारीरिक घटना नहीं है, ये एक चेतन निर्णय होना चाहिए। हर स्त्री इस भूमिका के लिए बनी हो, ये जरूरी नहीं। कई महिलाएं मातृत्व को एक आत्मिक अनुभव की तरह जीती हैं, लेकिन कई औरतें इसे जबरन थोपा गया सामाजिक बोझ मानती हैं, और वे भी गलत नहीं है। त्याग की मूर्ति क्यों बनाई गई? ओशो इस बात को उजागर करते हैं कि कैसे स्त्री को बचपन से यह सिखाया जाता है कि उसका सबसे बड़ा धर्म है त्याग करना। वह अपनी इच्छाओं को मार दे, अपनी ज़रूरतों को दबा दे और मां बनकर पूर्णता महसूस करे। लेकिन यह पूरी सोच स्त्री की इच्छा से नहीं, बल्कि पुरुष प्रधान समाज की ज़रूरत से निकली है। क्योंकि अगर स्त्री खुद तय करने लगे कि वह मां बनेगी या नहीं, तो नियंत्रण समाज के हाथ से निकल जाएगा। मातृत्व और स्वतंत्रता, क्या दोनों साथ संभव है? ओशो कहते हैं कि यदि मातृत्व को प्रेम पूर्वक, बिना दबाव के चुना जाए, तो वह स्त्री के लिए बहुत सुंदर अनुभव बन सकता है। लेकिन यदि वह सामाजिक अपेक्षा या पारिवारिक जबरदस्ती का नतीजा हो, तो वही मातृत्व स्त्री की आत्मा का शोषण बन जाता है। मातृत्व और स्वतंत्रता, क्या दोनों साथ संभव है? ओशो कहते हैं कि यदि मातृत्व को प्रेम पूर्वक, बिना दबाव के चुना जाए, तो वह स्त्री के लिए बहुत सुंदर अनुभव बन सकता है। लेकिन यदि वह सामाजिक अपेक्षा या पारिवारिक जबरदस्ती का नतीजा हो, तो वही मातृत्व स्त्री की आत्मा का शोषण बन जाता है। हर स्त्री को यह अधिकार होना चाहिए कि वह मां बने या न बने, और उसके फैसले को उतना ही सम्मान मिले जितना एक मां को मिलता है। बच्चा पालना या बच्चा जन्म देना, यहाँ ओशो एक क्रांतिकारी विचार सामने रखते हैं कि एक स्त्री सिर्फ इस वजह से मां नहीं बनती कि वह गर्भवती हो जाए। मातृत्व एक मानसिक और भावनात्मक जिम्मेदारी है, न कि केवल शारीरिक क्रिया। एक बच्चा पालना, उसके साथ रहना, उसे प्रेम देना, उसके अस्तित्व का आदर करना, यह सिर्फ मां के लिए नहीं, पूरे समाज के लिए जरूरी जिम्मेदारी है। अगर मां बनना एक विकल्प है, न कि एक सामाजिक कर्तव्य, तो क्या स्त्री की यौन स्वतंत्रता को भी उतनी ही स्वीकार्यता मिलनी चाहिए? क्या स्त्री को यह हक है कि वह अपने शरीर, अपनी इच्छाओं और अपने आनंद के बारे में खुद फैसला करे, बिना किसी सामाजिक दंड के?
जवाब मिलेगा अगले अध्याय में, जहां ओशो बात करते हैं स्त्री की यौनिकता, अपराध बोध और आज़ादी के असली मायने पर। चैप्टर 4, स्त्री की यौन स्वतंत्रता और सामाजिक दोहरे मापदंड। अगर एक पुरुष खुले तौर पर अपनी यौन इच्छाओं को स्वीकार करे तो समाज उसे स्वाभाविक पुरुष मानता है, लेकिन अगर एक स्त्री वही करती है तो उसे बेशर्म, चरित्रहीन या धमकी तक कहा जाता है। क्यों? ओशो इस अध्याय में हमारे समाज की सबसे बड़ी पाखंडी संरचना पर गहरी चोट करते हैं। स्त्री की यौन स्वतंत्रता को लेकर फैले दोहरे मापदंड। यौनिकता कोई अपराध नहीं। ओशो सबसे पहले यह स्पष्ट करते हैं कि यौनिकता जीवन की सबसे स्वाभाविक ऊर्जा है। जिस तरह भूख, नींद, सांस लेना एक जैविक जरूरत है, उसी तरह यौनिकता भी है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम बाकी जरूरतों को सम्मानपूर्वक स्वीकार करते हैं, लेकिन यौनिकता को छिपाते हैं, दबाते हैं और डराते हैं। और यह रिप्रेशन विशेष रूप से स्त्रियों के साथ उन्हें उनके स्वस्थ, स्वतंत्र और आनंदमयी जीवन से दूर कर देता है। स्त्री की यौन इच्छाओं से समाज क्यों डरता है? ओशो के अनुसार स्त्री की यौन स्वतंत्रता से समाज इसलिए डरता है क्योंकि यह उसके पूरे नियंत्रण तंत्र को चुनौती देती है। एक आज़ाद स्त्री जो यह जानती है कि वह क्या चाहती है, किसे चाहती है और क्यों चाहती है, उसे किसी भी धार्मिक, नैतिक या पारिवारिक व्यवस्था में बांधना मुश्किल हो जाता है। स्त्री को अगर अपने शरीर और उसकी भाषा से जोड़ दिया जाए तो वह अपने अस्तित्व में ही विद्रोह बन जाती है। पवित्रता बनाम यथार्थ। हमारे समाज ने पवित्रता को स्त्री की सबसे बड़ी कीमत बना दिया है। कुंवारी होना, अपने पति के अलावा किसी और के साथ संबंध न रखना और अपनी इच्छाओं को त्याग देना, इन सब को एक आदर्श स्त्री का गुण बना दिया गया है। ओशो पूछते हैं, क्या पवित्रता का कोई लेना देना सच्चाई से है या सिर्फ परंपरा से? अगर कोई स्त्री पूरी ईमानदारी से, पूरी चेतना के साथ अपने संबंधों को चुनती है तो क्या वह कम पवित्र है उस औरत से जो सिर्फ डर, दबाव या संस्कारों के कारण संयम में रहती है? अपराध बोध का जहर। ओशो कहते हैं कि पितृसत्ता ने स्त्रियों में यौन अपराध बोध भरकर उन्हें भीतर से तोड़ दिया है। वह सोचती है, मेरे अंदर अगर यौन इच्छा है तो क्या मैं गलत हूं? यह अपराध बोध इतना गहरा होता है कि स्त्री खुद अपनी देह और चाह को दमन करने लगती है। ओशो का स्पष्ट संदेश है, स्त्री को मुक्त करो उस अपराध बोध से जो धर्म, समाज और नैतिकता ने उसके भीतर भर दिया है। तभी वह अपने शरीर, मन और आत्मा के स्तर पर पूर्ण हो सकती है। आत्मनिर्णय का अधिकार। ओशो का मानना है कि स्त्री को यह पूरा अधिकार होना चाहिए कि वह अपने यौन संबंधों के बारे में खुद निर्णय ले सके, प्रेम से, आत्म जागरूकता से और बिना किसी डर के। न वह किसी की वस्तु है, न किसी की इज्जत की प्रतीक। वह स्वयं में एक स्वतंत्र, संवेदनशील और संपूर्ण अस्तित्व है। और अब एक सवाल, अगर स्त्री को यौन स्वतंत्रता, मातृत्व का विकल्प और प्रेम में बराबरी का अधिकार मिल जाए तो क्या वह अब भी पुरुष की जरूरत बनी रहेगी या उसका साथी बन पाएगी? क्या स्त्री पुरुष का रिश्ता अब निर्भरता से ऊपर उठकर सह अस्तित्व की ओर बढ़ सकेगा? इस गहन सवाल का उत्तर मिलेगा अगले अध्याय में, जहां ओशो बात करते हैं स्त्री और पुरुष के रिश्तों की नई परिभाषा पर। चैप्टर 5, स्त्री पुरुष के रिश्तों की नई परिभाषा। आज तक हमने स्त्री और पुरुष के रिश्तों को दो ही ध्रुवों पर देखा है, या तो वो आश्रित प्रेम में बंधे होते हैं या सत्ता संघर्ष में उलझे हुए। लेकिन ओशो पूछते हैं, क्या इन दोनों के बीच कोई तीसरा रास्ता नहीं हो सकता? एक ऐसा संबंध जो न स्वामित्व मांगे, न गुलामी, बल्कि हो एक सह अस्तित्व जहां दोनों स्वतंत्र होकर साथ हों। क्या रिश्ता तभी टिकता है जब कोई किसी पर निर्भर हो? हमारी परवरिश ने हमें यही सिखाया है कि रिश्ते त्याग, समर्पण और आश्रय पर टिकते हैं। लेकिन ओशो कहते हैं, जहां प्रेम है वहां कोई बलिदान नहीं होता, वहां तो सहजता होती है। प्रेम किसी के लिए अपनी स्वतंत्रता छोड़ना नहीं है, बल्कि किसी के साथ स्वतंत्र होकर जीना है। जब कोई रिश्ता संपूर्ण व्यक्तित्वों के बीच होता है तब उसमें कोई जरूरत, भय या नियंत्रण नहीं होता। ऐसे रिश्ते में तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूं की जगह होता है। मैं पूरा हूं और फिर भी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। नीड का रिश्ता या जॉय का। ओशो कहते हैं कि अधिकतर रिश्ते जरूरत, नीड से शुरू होते हैं। पुरुष को किसी की सेवा चाहिए,
स्त्री को सुरक्षा और दोनों एक दूसरे को पूरक बना लेते हैं। लेकिन यह पूरकता अक्सर भावनात्मक निर्भरता बन जाती है, जो धीरे धीरे रिश्ते को बोझ में बदल देती है। ओशो एक नई दृष्टि देते हैं। रिश्ता नीड से नहीं, आनंद, जॉय से शुरू होना चाहिए। न कि इसलिए कि तुम बिन जी नहीं सकता, बल्कि इसलिए कि तुम्हारे साथ जीने में आनंद है। स्वतंत्रता और अंतरंगता साथ साथ कैसे? बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर कोई स्त्री पुरुष दोनों स्वतंत्र हैं तो वे कभी गहराई से नहीं जुड़ सकते। लेकिन ओशो कहते हैं केवल दो स्वतंत्र आत्माएं ही सच्चा प्रेम कर सकती हैं, क्योंकि उनमें भय नहीं, अधिकार नहीं, सिर्फ उपस्थिति होती है। जब एक स्त्री अपने अस्तित्व में पूर्ण होती है और पुरुष भी, तब उनका मिलन एक चेतन मिलन बनता है। ऐसा रिश्ता संतुलन से भरा होता है, जहां एक दूसरे की सीमाओं को आदर मिलता है और आत्मा को स्पेस। नई पीढ़ी का रिश्ता कैसा हो? ओशो कहते हैं कि आने वाली पीढ़ी को रिश्तों की नई समझ चाहिए। ऐसी समझ जहां न विवाह बंधन हो, न अकेलापन कोई त्रासदी। जहां रिश्ते हों चुनाव से, प्रेम से और आत्म जागरूकता से। ओशो भविष्य की एक ऐसी दुनिया की कल्पना करते हैं जहां पुरुष और स्त्री मिलकर बिना किसी भय या अपेक्षा के एक दूसरे की यात्रा में साथी बनते हैं, न मालिक न गुलाम। और अब एक सवाल, अगर स्त्री और पुरुष आत्मनिर्भर और स्वतंत्र होकर साथ रह सकते हैं तो क्या पारंपरिक विवाह संस्था की कोई जरूरत बचेगी? क्या आने वाले समय में विवाह की जगह कोई और ज्यादा सचेत और स्वतंत्र मॉडल उभरेगा? इस गहरे सवाल का उत्तर मिलेगा अगले अध्याय में, जहां ओशो विवाह, प्रेम और समाज के भविष्य पर अपने विचार साझा करते हैं। चैप्टर 6, स्त्री और समाज, क्या यह असली विकल्प है? आज के समय में जब हम स्त्री की भूमिका पर विचार करते हैं तो समाज और उसके अस्तित्व के बीच एक गहरी खींचतान दिखाई देती है। क्या समाज ने सच में स्त्री को बराबरी का स्थान दिया है, या फिर उसने उसे अपनी मानसिकता और ढांचों में इस तरह समेट लिया है कि वह अपनी असली पहचान खो चुकी है? ओशो इस अध्याय में इसी सवाल को उठाते हैं। क्या स्त्री समाज का विकल्प बन सकती है, या उसे उसी समाज में बने रहकर अपने अस्तित्व की जंग लड़नी होगी? समाज की सूरत, स्त्री को कब तक अपनी पहचान ढूंढनी होगी? ओशो सबसे पहले यह कहते हैं कि समाज हमेशा स्त्री के वास्तविक रूप को स्वीकार नहीं करता। समाज ने उसे एक रोल दे दिया है, माँ, पत्नी, बहन, और उसे इन भूमिकाओं में बंध कर ही जीने का रास्ता दिखाया है। समाज की यह संरचना बहुत सीमित है। ओशो के अनुसार जब तक स्त्री खुद को इन सीमाओं से बाहर नहीं देखेगी, वह अपने असली अस्तित्व को नहीं जान पाएगी। स्त्री का असली रूप, उसकी असली शक्ति तब प्रकट होती है जब वह अपने आप को समाज की परिभाषाओं से मुक्त कर देती है। समाज ने उसे दिया हुआ केंद्रीय स्थान एक प्रकार से उसका संस्कार बन गया है, और इस व्यवस्था से बाहर आना उसके लिए कठिन होता है। क्या स्त्री को समाज के खिलाफ खड़ा होना होगा? ओशो मानते हैं कि स्त्री को न केवल समाज से बल्कि अपने भीतर से भी जंग लड़नी होगी। हमारे दिमाग में सहेजे गए पुराने विचारों, संस्कारों और परंपराओं से खुद को मुक्त करना बेहद जरूरी है। अगर समाज स्त्री को केवल अपने एक निर्धारित रोल में बांधकर रखता है तो क्या उसे उसी समाज में रहते हुए अपने अस्तित्व को साबित करना होगा? ओशो ये नहीं मानते कि स्त्री को समाज से बाहर निकलना होगा। उनका कहना है कि स्त्री को खुद को समाज में एक स्वतंत्र, पूर्ण और समृद्ध इंसान के रूप में देखना होगा, जो समाज में एक बदलाव ला सके, न कि सिर्फ उसी समाज के नियमों के अंदर रहकर काम करे। स्त्री के अधिकार की असली पहचान, ओशो कहते हैं, स्त्री का अधिकार केवल इस बात में नहीं है कि उसे घर से बाहर जाने का अधिकार है। असली अधिकार यह है कि वह समाज में अपनी आवाज़, अपनी सोच और अपनी इच्छा को खुलकर व्यक्त कर सके। समाज में स्त्री को समानता और सम्मान की आवश्यकता है, लेकिन ये सिर्फ कानूनी अधिकारों से नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्वतंत्रता से प्राप्त हो सकता है। ओशो कहते हैं यह स्वतंत्रता सिर्फ बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि भीतर से आनी चाहिए। सिर्फ तब जाकर समाज में बदलाव आ सकता है। क्या स्त्री को समाज के स्वरूप को फिर से गढ़ना होगा? ओशो के अनुसार अगर स्त्री अपनी शक्ति को पूरी तरह समझ पाती है तो वह अपने जीवन में एक नया मोड़ ला सकती है। ये वह शक्ति है जो सिर्फ खुद को नहीं बल्कि पूरे समाज को बदल सकती है।
वह शक्ति समाज में संतुलन, सामंजस्य और सहयोग का संदेश फैलाएगी। आज के वीडियो में हमने ओशो की द बुक ऑफ वुमन के 6 अध्यायों पर चर्चा की। ओशो ने स्त्री के अस्तित्व, स्वतंत्रता और समाज में उसकी भूमिका पर गहरे विचार दिए। उन्होंने हमें यह समझाया कि स्त्री को समाज में अपनी पहचान, शक्ति और स्वतंत्रता के साथ जीने का पूरा अधिकार है। स्त्री और पुरुष के रिश्ते को समानता, स्वतंत्रता और सहयोग पर आधारित होना चाहिए, न कि नियंत्रण और निर्भरता पर। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो द रीडिंग कैप्सूल चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें कमेंट में बताएं कि ओशो के विचारों में क्या सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। धन्यवाद और अगली बार फिर मिलते हैं।